नमस्कार, मैं उपमी डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई से मिलेगी बड़ी राहत। यूपी में फसल सुरक्षा हेतु 31 जुलाई तक कराए फसल बीमा। यूपी में जल शक्ति मंत्री करेंगे गांव-गांव जल आपूर्ति निरीक्षण। यूपी सरकार का बड़ा कदम, उद्योगों को मिलेगा करोड़ों का प्रोत्साहन। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम हुई घोषित। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में फसल सुरक्षा हेतु 31 जुलाई तक कराए फसल बीमा। उत्तर प्रदेश में सामान्य से 56% कम बारिश और कमजोर मानसून की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। किसानों को सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही धान की खेती कराने तथा वर्षा आधारित इलाकों में मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द और तिल जैसी कम पानी वाली फसलें अपनाने की सलाह दी गई है। जल संरक्षण, डीएसआर तकनीक, ड्रिप, स्प्रिंकल सिंचाई और मिश्रित खेती पर जोर दिया गया है। साथ ही किसानों से 31 जुलाई तक केवल 2% प्रीमियम पर खड़ी फसलों का बीमा कराने का आग्रह किया गया है ताकि मौसम से होने वाले नुकसानों की भरपाई हो सके। यूपी सरकार का बड़ा कदम, उद्योग को मिलेगा करोड़ों का प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 4 कंपनियों को कुल 46.79 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में यह फैसला कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत लिया गया है। स्वीकृति राशि में जेके सीमेंट हमीरपुर को 29.59 करोड़ रुपए, कनौडिया सीमेंट को 3.62 करोड़ रुपए, अंकुर उद्योग को 10.38 करोड़ रुपए और यूनियन लीवर इंडिया को 3.20 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को गति देना और प्रदेश में नई परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई से मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने में बड़ी राहत मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन के आदेश के अनुसार जुलाई के बिजली बिल में 4.43% की कमी होगी, जिससे प्रदेश के करीब 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को 358.31 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। यह राहत ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन के तहत ईंधन अवधिधार घटने के कारण दी जा रही है। वहीं विद्युत नियामक आयोग द्वारा पुराने भुगतान को अभी भार में जोड़ने के तरीकों को गलत ठहराए जाने के बाद पिछले 14 महीने में उपभोक्ताओं से वसूले गए करीब 2000 करोड़ रुपए भी वापस मिल सकते हैं। इस संबंध में आयोग के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया जा चुका है। यूपी में जल शक्ति मंत्री करेंगे गांव-गांव जलापूर्ति निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 15 से 25 जुलाई तक गांव-गांव जाकर जल जीवन मिशन के तहत जल से नल जल आपूर्ति की जमीनी स्थिति का निरीक्षण करेंगे। वे 1 दर्जन से अधिक जिले ललितपुर, झांसी, झुलौना, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में ग्रामीण से फीडबैक लेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। 24 जुलाई को मथुरा में यमुना सफाई पर संवाद होगा। समीक्षा बैठक में उन्होंने खराब जल आपूर्ति पर चीफ इंजीनियरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और जल संरक्षण में जागरूकता अभियान तेज करने को कहा। ग्रामीणों की भागीदारी और जल गुणवत्ता पर विशेष जोर भी दिया गया। यूपी कैडेट 2026 का रिजल्ट जारी, मेरठ की किरत बनी यूजी टॉपर। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी हो चुका है। स्नातक वर्ग में मेरठ की किरत मनसद ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। पढ़ा स्नातक पीजी में बलिया के शिवम यादव और पीएचडी वर्ग में मऊ के अमन सिंह ने टॉप किया। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने 17 और 18 जून को 12 जिलों में कराया था। 18,827 आवेदकों में से 16,349 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 14,802 सफल घोषित किए गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए समय पर परिणाम जारी करने की सराहना की। लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय संगठन पर होगा बड़ा मंथन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 3 और 4 जुलाई को लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति पर मंथन करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय टीम में यूपी के नए चेहरे को शामिल करने पर भी फैसला लिया जाएगा। चर्चा है कि 2 महामंत्री, 3 उपाध्यक्ष समेत करीब 10 पदों पर यूपी के नेताओं को जगह मिल सकती है। मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं की जगह युवा चेहरों को मौका देने पर विचार हो रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात होगी और संगठनात्मक रणनीति तय की जाएगी। गोमती उद्गम स्थल बनेगा नया आस्था और पर्यटन का केंद्र।
पीलीभीत में गोमती नदी के उद्गम स्थल का करीब 1.05 करोड़ रुपए की लागत से कार्यकलाप किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसे पर्यटन और आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत पहली किस्त के रूप में 78 लाख रुपए जारी किए गए हैं। परियोजना में मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, शेड, इंटरलॉकिंग, उद्यान, सौंदर्यीकरण, QR कोड आधारित साइनेज और सोलर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इस कार्य का पूरा करेगा। सरकार का उद्देश्य गोमती उद्यम स्थल को धार्मिक, सांस्कृतिक और नदी आधारित पर्यटन को नए आकर्षण के रूप में स्थापित करना है। बाबा साहेब के अस्थि कलश को लेकर महासभा ने लगाया विराम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ने स्पष्ट किया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अस्थि कलश लखनऊ से कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। महासभा के महामंत्री अमरनाथ प्रजापति ने कहा कि विधानसभा मार्ग स्थित महासभा परिसर में माई साहेब डॉक्टर सविता अंबेडकर द्वारा स्थापित अस्थि कलश वर्तमान स्थल पर ही सुरक्षित रहेगा और इसे हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल के दिनों में अस्थि कलश के स्थानांतरण के अटकलें और राजनीतिक विरोध के बीच महासभा ने आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी है। इससे बहुजन समाज पार्टी की आस्था से जुड़े और इस महत्वपूर्ण स्थल को लेकर चल रही सभी आशंकाओं पर विराम लग गया है। लखनऊ में बेवजह सील कोचिंग खोलने की प्रक्रिया हुई तेज। लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद LDA द्वारा सील की गई कोचिंग संस्थानों को लेकर हेल्प डेस्क शुरू की गई है। सोमवार को 24 संचालक दस्तावेज और शपथ पत्र लेकर पहुंचे और दावा किया कि उनकी बिल्डिंग सभी अगेन व विद्युत सुरक्षा मानकों पर खड़ी है। कई ने कहा कि बिना वजह कोचिंग सील होने से छात्रों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। LDA, अग्निशमन और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम 24 से 72 घंटे में जांच कर अस्थायी समाधान देगी। संचालकों का कहना है कि मानकों का पालन करने के बावजूद सील खोलने में देरी गलत है। सहकारी बैंक प्रबंधन कमेटी चुनाव की नई तारीख हुई घोषित। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक प्रबंधन कमेटी के सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधियों का चुनाव अब 8 जुलाई को होगा। पहले यह चुनाव 18 जून को स्थगित किया गया था क्योंकि निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित नहीं थे। राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजमणि पांडे ने नया कार्यक्रम जारी किया है। चुनाव प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी। इसमें नामांकन, जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान और मतगणना शामिल है। मतदान जरूरत पड़ने पर 3 से 4 बजे तक होगा, जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया सुबह 8:30 से शुरू होगी। मेरठ की ख्याति माथुर ने एशियन गेम्स किया क्वालिफाई। मेरठ की हाई जंप खिलाड़ी ख्याति माथुर ने 65वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियंस में 1.80 मीटर की छलांग लगाकर 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले लॉन्ग जंप से शुरुआत करने वाले ख्याति को उनके कोच गौरव त्यागी ने हाई जंप से बदल दिया, जिसके बाद उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। उनका प्रशिक्षण मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में होता है। उनके पिता भी अभ्यास में सहयोग करते हैं। ख्याति ने कई राज्य और राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है तथा 1.86 मीटर का रिकॉर्ड भी बनाया है। अब वह जापान में होने वाली एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पंडी गांव की आदिवासी महिलाओं ने पहली बार देखा बनारस। वाराणसी जोन के DIG वैभव कृष्णा ने चंदौली के नगौर क्षेत्र के पंडी गांव के 40 आदिवासी महिलाएं और 10 पुरुष को पहली बार बनारस का भ्रमण कराया। मिशन शक्ति अभियान के तहत उन्हें बस से काशी विश्वनाथ धाम, संकट मोचन और दुर्गा कुंड मंदिर ले जाया गया। ग्रामीण ने पहली बार शहर और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर खुशी जताई। यह पहल DIG के गांव दौरे के दौरान महिलाओं की शहर देखने की इच्छा जानने के बाद की गई। पंडी गांव अब भी बुनियादी सुविधाएं, पानी और नेटवर्क की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और विकास से दूर। लखनऊ से निकली बस मथुरा में दर्दनाक हादसे का बनी शिकार। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के तेज रफ्तार वॉल्वो बस पीछे से टेलर में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और उसमें 65 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा करीब 8 फीट तक पिचक गया और कई यात्री सीट में फंस गए। पुलिस ने गैस कटर से बस काटकर रेस्क्यू किया। SSP के अनुसार आदेश के समय ड्राइवर नहीं था और कंडक्टर बस चला रहा था और तेज रफ्तार इसकी जिम्मेदारी है। राम मंदिर ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पूछताछ में माना कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई, जिससे उन्होंने अपनी गलती बताया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को जून के पहले हफ्ते में ही दान चोरी की जानकारी मिल गई थी और आंतरिक जांच के दौरान कुछ नकदी बरामद भी हुई थी। पुलिस ने चंपत राय सहित कई पद अधिकारियों के बयान दर्ज किए और वित्तीय जाँच जारी है। लगभग 70 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और बैंक खातों की भी जाँच जारी है। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम हुई घोषित।
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी कमान एक बार फिर हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई। स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया। टीम डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगी, क्योंकि भारत ने 2023 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। स्क्वाड में सिफाली वर्मा, जेमिमा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव और रेणुका ठाकुर जैसी प्रमुख खिलाड़ी शामिल है। जी कमलिनी को भी जगह मिली। श्रेयांका पाटिल की भी वापसी हुई, लेकिन उनकी उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी, जबकि यास्तिका भाटिया को टीम से बाहर किया गया। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम हैं रमेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, अनुज कुमार यादव, पुष्पा सिन्हा और जितेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा कितना प्रभावी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।